आज हम बिहार के पहचान के मतलब उसके कोर में उतर रहे हैं। हम बात करेंगे बिहार के राजकीय प्रतीकों यानी स्टेट सिंबल्स की और उनसे जुड़े कुछ बहुत जरूरी तथ्यों की। हम्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी, बिहार पुलिस या टीआरई, एक हाई स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेज भी यही बताते हैं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब अगर फैक्ट्स याद हैं तो मार्क्स पक्के हैं। हाँ, और आज की हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ इन तथ्यों को मतलब रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी को समझना है। क्योंकि जब आप क्यों समझते हैं तो क्या अपने आप याद रह जाता है। सही बात है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट है, वो आसान अंक वाला सेक्शन जहां एक्यूरेसी लगभग 100% हो सकती है। हम जानकारी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बिल्कुल बेसिक फाउंडेशनल फैक्ट्स है। सबसे पहले बिहार का गठन। तारीख है 22 मार्च 1912 और इसी दिन को हम हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। एग्जैक्टली और ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक पहचान के जन्म का दिन है। 1912 से पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। 22 मार्च को ही ब्रिटिश सरकार ने बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा नाम का एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की थी। अच्छा। तो ये तारीख बिहार के आधुनिक, कह सकते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास की नींव है। ये हुई ना बात, मतलब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं था बल्कि एक कल्चरल असर्शन भी था। बिल्कुल। चलिए, गठन के बाद बात आती है राजधानी की, जो है पटना। हाँ। और पटना ही बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है। जी। अब भाषाओं पर आते हैं। पहली आधिकारिक भाषा जाहिर है हिंदी है, लेकिन दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है कि मैथिली, भोजपुरी या मगही जैसी इतनी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं की जगह उर्दू को ये दर्जा क्यों मिला। वही तो देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब बिहार के सोशो कल्चरल फैब्रिक में छुपा है। आजादी के बाद और खासकर 1981 में जब उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कंटिन्यूटी थी। उर्दू सिर्फ एक धर्म की भाषा नहीं रही है, बल्कि ये इस पूरे क्षेत्र की गंगा जमनी तहजीब और एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज का हिस्सा रही है। ओके, तो एक तरह से ये उस मिलीजुली विरासत को सम्मान देना था। बिल्कुल। हालांकि मैथिली को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सही कहा। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा उर्दू को दिया गया। ओके, तो ये एक हिस्टोरिकल लेगेसी को एक्नॉलेज करने का एक तरीका था। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो आज की हमारी चर्चा का मतलब हार्ट है। जी। बिहार के राजकीय प्रतीक, द स्टेट सिंबल्स। जी। एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहले राजकीय पशु या स्टेट एनिमल है गौर। गौर, जिसे हम इंडियन बाइसन भी कहते हैं। हाँ, इंडियन बाइसन। और गौर कोई मतलब मामूली जानवर नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जंगली मवेशी है, एक बोवाइन। अच्छा। इसका वजन 1 टन तक हो सकता है। अब सोचिए, बिहार जैसे राज्य ने, जिसकी छवि अक्सर कृषि और मैदानी इलाकों से जुड़ी है, उसने एक इतने विशाल जानवर को अपना प्रतीक क्यों चुना? यही तो मैं सोच रहा था। ज्यादातर लोग बिहार को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा घने जंगलों से एसोसिएट नहीं करते, तो फिर गौर क्यों? देखिए, इसका चयन बिहार की उस छिपी हुई अनएक्नॉलेज्ड इकोलॉजिकल वेल्थ को दर्शाता है। गौर मुख्य रूप से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नम, पर्णपाती यानी मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ओके। तो गौर का प्रतीक होना एक तरह से बिहार का ये कहना है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे मैदानों और नदियों से नहीं, बल्कि हमारे जंगलों और हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी से भी है। वाह, ये पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल नया है। ये स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और वाइल्ड स्पिरिट का प्रतीक है। फ्रॉम द वाइल्ड हार्ट ऑफ बिहार, लेट्स टर्न टू समथिंग मच मोर फेमिलियर, जो हमारे घरों और आंगनों में फुदकती है। राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, घरेलू गौरैया, द हाउस स्पैरो। हाँ। ये चॉइस थोड़ी मतलब अनयूजुअल नहीं लगती? जहां दूसरे राज्य मोर या किसी बड़े शानदार पक्षी को चुनते हैं, वहीं बिहार ने इस छोटी सी आम सी चिड़िया को चुना। ये चॉइस अनयूजुअल है और यही इसकी खूबसूरती है। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। कैसे? गौरैया, जैसा कि नाम में ही है, घरेलू है। ये इंसान के साथ हमारे घरों के आसपास रहने वाली चिड़िया है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन और आर्किटेक्चर में बदलाव की वजह से इनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। हाँ, ये तो है। तो गौरैया को स्टेट बर्ड चुनना असल में एक एसओएस है,
एक क्राई फॉर हेल्प है। मतलब ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक मिशन स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ये बिहार का ये कहने का तरीका है कि हम विकास की दौड़ में उन छोटी छोटी चीजों को नहीं भूल रहे जो हमारे जीवन का हिस्सा थीं। ये एक इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस को, पर्यावरण के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। क्या बात है। ये इस बात का प्रतीक है कि असली प्रगति वो है जो अपने सबसे कमजोर सहवासियों का भी ख्याल रखे। मतलब एक तरफ जंगली भैंसे की शक्ति और दूसरी तरफ एक छोटी सी चिड़िया की निरीहता। ये ड्युअलिटी ही शायद बिहार की असल पहचान है, कह सकते हैं। चलिए अब पेड़ों की दुनिया में चलते हैं। राजकीय वृक्ष द स्टेट ट्री है पीपल का पेड़। इसके बारे में तो शायद किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। हाँ, पीपल का चुनाव बहुत स्वाभाविक लगता है। पीपल सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये बिहार की आत्मा से जुड़ा है। इसका सबसे बड़ा कनेक्शन तो बोध गया से है। बिल्कुल, जहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे ही राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान मिला और वो भगवान बुद्ध बने। वो पेड़ जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, आज भी बिहार की सबसे बड़ी ग्लोबल आइडेंटिटी है। सही। ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। और इसका सिर्फ बौद्ध धर्म से ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी बहुत महत्व है। बिल्कुल, हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं इसमें देवताओं का वास होता है और वैज्ञानिक रूप से भी ये एक कीस्टोन स्पीशीज है। अच्छा, मतलब एक ऐसा पेड़ जो अपने आसपास के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। इसके फल अनगिनत पक्षियों और कीड़ों का पेट भरते हैं। और गांव में तो आज भी पीपल का पेड़ चौपाल का केंद्र होता है। हाँ, पंचायत का, सामाजिक जीवन का। तो ये अध्यात्म, ज्ञान, प्रकृति और समाज, इन सब को एक साथ जोड़ने वाला प्रतीक है। सही कहा। और अब इस लिस्ट में आखिरी प्रतीक है राजकीय फूल द स्टेट फ्लावर, गेंदा यानी मैरीगोल्ड। ये भी गौरैया की तरह ही एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही हम्बल चॉइस है। और यही इसकी खासियत है। गेंदा किसी खास वर्ग का फूल नहीं है, ये आम आदमी का फूल है। मतलब बिहार के किसी भी घर, किसी भी पूजा, किसी भी शादी ब्याह या त्योहार में आपको गेंदा जरूर मिलेगा। इसकी माला बनती है, इससे रंगोली बनती है, ये स्वागत में भी इस्तेमाल होता है और विदाई में भी। हाँ, ये तो है। तो ये बिहार की कल्चरल वाइब्रेंसी, उसकी उत्सव धर्मिता का प्रतीक है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गेंदा असल में भारतीय मूल का पौधा नहीं है। ये मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से आया है। एग्जैक्टली। और ये फैक्ट इस चॉइस को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देता है। कैसे? ये दिखाता है कि बिहार की संस्कृति कितनी इंक्लूसिव और अडेप्टिव रही है। एक विदेशी फूल यहाँ आया और ऐसा रचा बसा कि आज वो हमारी पहचान का हिस्सा है। सही। तो ये चारों प्रतीक, गौर, गौरैया, पीपल और गेंदा, इन्हें बहुत ही स्पष्ट रूप से याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने प्रतीकों की कहानी तो समझ ली, लेकिन बिहार की पहचान सिर्फ इनसे ही पूरी नहीं होती। कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटकर देखना अच्छा रहेगा। पहले बात करते हैं भौगोलिक पहचान की। बिहार की जीवन रेखा, द लाइफलाइन, गंगा नदी को कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसे लाइफलाइन कहते क्यों हैं? देखिए, गंगा बिहार को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती हुई बीच से गुजरती है। इसने अपने साथ जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, मतलब एल्यूवियल सॉइल लाकर बिछाई है, उसी ने बिहार को भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक बनाया है। ओके। ये सिर्फ सिंचाई और पीने के पानी का सोर्स नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में ये ट्रांसपोर्ट और ट्रेड का सबसे बड़ा हाईवे था। अच्छा। पाटलिपुत्र के मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की शक्ति का एक बड़ा आधार गंगा नदी पर उनका नियंत्रण ही था। तो ये नदी बिहार की इकोनॉमी, कल्चर और हिस्ट्री तीनों की लाइफलाइन है। बिल्कुल। इसीलिए बिहार एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है, एन एग्रो स्टेट। ज्योग्राफी के बाद आते हैं डेमोग्राफिक आइडेंटिटी पर, मतलब जनसंख्या से जुड़ी पहचान पर। बिहार भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्यों में से एक है। और ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिहार की जमीनी हकीकत है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि जमीन और संसाधनों पर भारी दबाव है। ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों को और बढ़ा देता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। बिल्कुल। बिहार भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक है। अगर इस युवा आबादी को सही स्केल और अपॉर्चुनिटी मिले तो यही बिहार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यहाँ की ज्यादातर आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि पर निर्भर है। सो इट्स अ रूरल मेजॉरिटी स्टेट। और अंत में बात करते हैं सरकारी पहचान की। बिहार की विधायिका द्विसदनीय है, यानी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है।
इसका क्या मतलब है? बाइकैमरल का मतलब है कि यहाँ विधानमंडल के 2 सदन हैं। एक है विधानसभा, जहाँ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि MLAs बैठते हैं, और दूसरा है विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए और मनोनीत सदस्य MLCs होते हैं। विधान परिषद को एक तरह से हाउस ऑफ एल्डर्स माना जाता है। ओके। इसका काम विधानसभा द्वारा पास किए गए कानूनों की समीक्षा करना होता है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। और राज्य का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पटना में स्थित है। हाँ, पटना उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो ये सभी पॉइंट्स, चाहे वो गंगा लाइफलाइन हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो या बाइकैमरल लेजिस्लेचर, अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। बिल्कुल। ओके, तो हमने बिहार की पहचान से जुड़े लगभग सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पर काफी गहराई से बात की है। अब एग्जाम हॉल के प्रेशर को ध्यान में रखते हुए एक क्विक वन लाइनर रिवीजन तो बनता है। हाँ, रैपिड रिवीजन से फैक्ट्स दिमाग में सीमेंट हो जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ मन में दोहराइए। बिहार का गठन 1912। बिहार दिवस 22 मार्च। राजधानी और सबसे बड़ा शहर पटना। पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, दूसरी उर्दू। सही। राजकीय पशु गौर। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय फूल गेंदा और राजकीय वृक्ष पीपल। अब इन 4 प्रतीकों पशु, पक्षी, वृक्ष, फूल में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, हो जाता है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी मेमोरी ट्रिक है। बस इस सीक्वेंस को याद रखना है। गौर, गौरैया, पीपल, गेंदा। और यहाँ एक नीट लिटिल पैटर्न है, अगर आप ध्यान दें। क्या? ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि इसमें एक नेचुरल लॉजिक है। ये फौना से फ्लोरा की तरफ जाती है। अच्छा, जीव जंतुओं से पेड़ पौधों की तरफ। हाँ। पहले सबसे बड़ा जानवर गौर, फिर छोटी सी चिड़िया गौरैया, फिर विशाल पेड़ पीपल, और फिर छोटा सा फूल गेंदा। एनिमल, बर्ड, ट्री, फ्लावर। एग्जैक्टली। इस क्रम में याद रखने से एग्जाम के स्ट्रेस में भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती। इट्स अ स्मॉल टेक्निक बट वेरी इफेक्टिव। बिल्कुल। इस ट्रिक से ये चारों नाम हमेशा याद रहेंगे। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि इस टॉपिक से किस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ। जैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, या बिहार का राज्य पक्षी क्या है, सही, बिहार की विधायिका का स्वरूप कैसा है, और बिहार का राज्य पशु क्या है। ये कुछ ऐसे सीधे सवाल हैं जो बार बार आते हैं। और निष्कर्ष यही है कि राज्य के प्रतीकों और पहचान से जुड़े सवाल इजी मार्क्स है। हाँ। ये ज्यादातर सीधे फैक्चुअल प्रश्न होते हैं जिनमें कोई एनालिटिकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इसलिए ये एक मस्ट मेमोराइज टॉपिक है। इसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये थी बिहार के प्रतीकों के पीछे की कहानी और उनका महत्व। उम्मीद है अगली बार जब कोई इन प्रतीकों को देखेगा तो उन्हें सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे का गहरा मतलब भी याद आएगा। और जाने से पहले एक अंतिम विचार। जी। प्रतियोगी परीक्षाओं के इस महासागर में इस तरह के निश्चित और सीधे स्कोरिंग वाले द्वीपों को नजरअंदाज करना अपनी नाव को जानबूझकर मुश्किल लहरों में धकेलने जैसा है। स्मार्ट तैयारी का मतलब ही यही है कि पहले उन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए जहां से अंक मिलना लगभग तय हो। ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज भी है जो आपको मुश्किल सवालों से लड़ने की हिम्मत देता है।